हम सब के साथ ये कभी ना कभी हुआ है। लाइफ में कोई ना कोई अंकल या आंटी आके हमारा करियर डिसाइड करके चला जाता है। हमें लाइफ में क्या बनना है, क्या करना चाहिए, उससे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे सिवा सबको पता है हमारे लिए क्या अच्छा है। जिन लोगों को इंजीनियरिंग की स्पेलिंग भी नहीं आती, एमबीबीएस का फुल फॉर्म तक नहीं पता, वो हमें सिखा के चले जाते हैं कि बेटा इंजीनियरिंग कर लो या डॉक्टर बन जाओ, उसमें बहुत स्कोप है। मैं आपको इस टॉपिक पे एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। अरे मैं तो बोल ही रही थी कर ले, लेकिन नहीं सुनते कहाँ हैं आजकल के जिद्दी बच्चे। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा बेटा भी बड़ा जिद्दी है। कहता है कि अगर बीटेक में 95% आ गए तो कैलिफोर्निया जाएगा पढ़ाई के लिए। अब आप ही बताइए, एक बाप होने के नाते इतना तो कर ही सकता हूं मैं। वैसे आपका बेटा क्या कर रहा है आजकल? जी वो अंकल मैं वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पे। टिकटॉक वगैरह बनाते हो क्या बेटा? नहीं अंकल, मैं कार्टून्स बनाता हूँ। अच्छा, वो मोटू पतलू जैसे ना? जी अंकल, वैसा ही कुछ। अरे लेकिन बेटा ये सब तो हॉबीज के लिए ठीक है, करियर के लिए थोड़ी ना। वो तो मैं रोज ही समझाती हूँ इससे। मैं क्या कहता हूँ भाभी जी, असम में इन सब चीजों का स्कोप ही नहीं है। अरे असम छोड़िए, इंडिया में ही स्कोप नहीं है इन सब चीजों का। आप इसको इंजीनियरिंग में क्यों नहीं डाल देते? अबे ओ इंजीनियरिंग के चूजे, चुपचाप काजू ठूस और निकल यहाँ से। अरे मैं कह रहा हूँ ना, आप इसको पॉलिटेक्निकल इंजीनियरिंग में डाल दीजिए, पढ़ाई में मेरा बेटा मदद कर देगा इसकी। क्यों, है ना बेटा? हाँ जी अंकल, आप काजू लीजिए ना। अरे बस बेटा, पहले ही 2-3 खा चुका हूँ। जैसे हमने अभी इस वीडियो में देखा, हम हमारे लाइफ के सारे डिसीजंस ऐसे ही सोसाइटी और रिलेटिव्स के प्रेशर में आके लेते हैं। आपको पता है हम 10th के बाद स्ट्रीम किसे चूज करते हैं? अगर आपको 10th में अच्छे मार्क्स है प्लस आपका मैथ्स अच्छा है तो इंजीनियरिंग। अगर आपको 10th में अच्छे मार्क्स है और आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो मेडिकल। अगर आपको मार्क्स अच्छे नहीं है और आपके पापा का बिजनेस है तो आप 2 साल कॉमर्स करोगे और उसके बाद बिजनेस में ज्वाइन हो जाओगे। और अगर आपका मार्क्स अच्छे भी नहीं है और आपका पापा का बिजनेस भी नहीं है तो आप सीए करेंगे। और आपको पता है, गलती से किसी ने अगर आर्ट्स लेने का सोच भी लिया ना तो हमारा गुजराती में कहेवत है, लोको नहीं पत्थर खांडी दे से। ये टेम्पलेट फॉलो करो, उसके बाद 2 साल कॉलेज में 2 साल 10th के बाद पढ़ाई करो, फिर कॉलेज जाओ, एक डिग्री ले लो, जॉब लग जाएगी, शादी कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। सोसाइटी कहती है हमने तुम्हें 25 साल संभाला, अब तुम जियो। पर लोग भूल जाते हैं कि इन 25 सालों में हमें किसी ने जीना सिखाया ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट है जिससे स्कूल कॉलेज में कुछ पढ़ाई नहीं हुई होगी इसलिए आके इतना बोल रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं मेरी स्कूल का सबसे ब्राइट स्टूडेंट था। मैं पढ़ाई में भी सबसे अच्छा था, मैं स्पोर्ट्स में भी सबसे अच्छा था और मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी सबसे अच्छा था। बेसिकली मैं वो बच्चा था जिसका एग्जाम्पल हर माँ बाप उनके बच्चों को देते थे कि बेटा आगम जैसा बनो। पर मैं हर सो कॉल टॉपर जैसा नहीं था। मुझे सिर्फ पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मैं बैक बेंचर था और मुझे हर टीचर ने डांटा है क्योंकि मैं मस्तियाँ ही वैसी करता था। जैसे एक बार हमने ड्राइंग क्लास में टीचर की चेयर पे ऐसे बीच में से कट मार दिया और उसके ऊपर ग्लू डाल दिया। अब आप सोचिए, मैम उस पर बैठे, मैम चिपक गए थे। आप समझ सकते हैं मैं कितना शैतान था। आपको पता है, मैं स्कूल लाइफ के सिर्फ हंसी मजाक के किस्से की याद रहते हैं क्योंकि कोई ऐसे नहीं बोलता कि क्या पढ़ाते थे यार वो टीचर्स, या कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक थे हमें। मैं आपको इसके 3 रीजन देता हूँ। पहले आप मुझे बताइए, गोमस्तास कौन थे? आपको नहीं पता? अरे 10th बोर्ड में 3 मार्क का क्वेश्चन आता है ये। गोमस्तास वो लोग थे जो आर्टिसन से मटेरियल कलेक्ट करते थे और उन्हें पैसे देते थे। मुझे लाइफ में कहीं काम नहीं है। अब पता है, इतना पढ़ने के बाद भी मैं ये लाइफ में कहीं यूज नहीं करूँगा। अच्छा, दूसरी चीज बताइए, अगर आप लड़की देखने गए और लड़की वालों ने आपसे पूछा कि बेटा आपकी एज क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? 24 साल, 25 साल, जो भी आपकी एज होगी। ये ऐसे बोलेंगे, अंकल 5 साल पहले मेरी एज मेरे पापा के 1/3 थी, 5 साल बाद मेरी एज मेरे पापा के 1/2 हो जाएगी। अब आप बताइए मेरी एज क्या है? नहीं ना। इसका फर्स्ट रीजन है आउटडेटेड टॉपिक्स। मैं मानता हूँ हर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, पर हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ आउटडेटेड टॉपिक्स होते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर हम पूरी नॉवेल पढ़ने के बाद उसका कैरेक्टर स्केच लिखते हैं, हिंदी के अंदर पत्र लेखन। अभी
पत्रक कौन यूज करता है आजकल, मुझे बताइए ना। हमें स्कूल में इंग्लिश क्यों सिखाते हैं? ताकि हमें इंग्लिश बोलते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 10th के 75% बच्चों को इंग्लिश बोलते ही नहीं आती, लिखना और पढ़ना तो दूर की बात है। हमारे स्कूल में एक बार रिजल्ट के टाइम पे एक बच्चा अपने पापा को लेके आया। उसी साल नए प्रिंसिपल आए थे, तो प्रिंसिपल ने उनसे पूछा, बेटा हु इज ही? आपको पता बच्चे ने क्या जवाब दिया? बच्चे ने कहा, सर ही हैज माई फादर। स्कूल में हमें वर्ड्स कब और क्यों यूज करना बताते ही नहीं है, हमें सिर्फ कैसे यूज करना बताते हैं, और इसी कैसे में लोग उलझ जाते हैं। मुझे संस्कृत में 10th में 100 आउट ऑफ 100 मिले थे, पर इसका मतलब कि ये है कि मुझे संस्कृत बहुत अच्छे से बोलते आती है, या अगर आप मुझे कोई भी श्लोक दोगे तो मैं आपको उसका मीनिंग क्लियरली समझा पाऊंगा? नहीं, क्योंकि मैंने संस्कृत सिर्फ रटा था, मुझे उसका मीनिंग एक्सप्लेन ही नहीं करते आता। और टीचर्स को भी पढ़ाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि किसे समझ में आ रहा है और किसे नहीं आ रहा। उनका ध्यान तो सिर्फ सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट करने में रहता है। तो आपको पता है हम में से 90% लोगों की टीचर्स ऐसे बात करते थे, आई गोज टू क्लास, यू कम्स आफ्टर मी, और फिर हमसे हिंदी बोलने पे 50 रुपए फाइन लेते थे, और एक दूसरे से तो भले हिंदी में बातें करें। इसका दूसरा रीजन है नॉट कीपिंग अप विद टुडेज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आज मैं आपको थोड़ा सा टाइम में पीछे लेके जाना चाहता हूँ। 1834 में ब्रिटिशर्स ने लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकॉले को इंडिया भेजा एजुकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए। 1838 के अंदर उन्होंने ब्रिटिशर्स को एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना के दिया जिसके अंडर हम सिर्फ उनके हाथ के नीचे काम करें। तब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, इसलिए उन्होंने मैथ्स को सबसे टॉप पे रखा और आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट को भाव ही नहीं दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम इंडियंस के अंदर कोई भी स्किल है। वो यही चाहते थे कि हम उनका सारा काम चुपचाप करें, और ये सोचते थे कि इनकी आने वाली जनरेशन तो इंडियन होगी पर उनका माइंड वेस्टर्न कल्चर से भरा हुआ होगा। यहीं से हमारा जॉब माइंडसेट चालू हुआ और हम सोचने लगे कि इंग्लिश बोलने वाले लोग ही एजुकेटेड होते हैं। बट अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है, रोज इन्वेंशंस हो रहे हैं, दुनिया कहां से कहां जा चुकी है, हम आज भी वही पढ़ रहे हैं कि बाबर इंडिया में कब आया, अकबर कब खाना खाने गया, पत्र कैसे लिखते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में कौन सा पेड़ उगता है। यार दिस इज द रीजन आज हमारी कंट्री का 90% यूथ अनएम्प्लॉयबल है, क्योंकि जॉब इंटरव्यू में ये सब नहीं पूछते, वहां आपकी स्किल चेक की जाती है और ये देखा जाता है कि आप उस पोजीशन को डिजर्व करते हैं कि नहीं। हमें हमारे स्कूल और कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग, डांस, ड्रामा, म्यूजिक जैसी स्किल्स जो हर बच्चे में होनी चाहिए, ये सिखाते ही नहीं है। हम एज ए सोसाइटी ये भूल रहे हैं कि अगर एक बच्चा अच्छा इंजीनियर नहीं बना तो एक बार चलेगा, बट अगर वो अच्छा इंसान नहीं बना तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और थर्ड सबसे बड़ा रीजन है हमारी सोसाइटी, रिलेटिव्स और पीयर प्रेशर। सोसाइटी हमें जज करती है ऑन द बेसिस ऑफ आवर मार्क्स। वो ये डिसाइड करती है कि हम लाइफ में सक्सेसफुल होंगे या नहीं। हम सब ने सुना है कि शर्मा जी के बेटे ने ये किया, शर्मा जी के बेटे ने वो किया, और इसी वजह से हमारे पेरेंट्स को लगता है कि सक्सेस का मंत्र है लाइफ में अच्छे मार्क्स लाना। पर हम ये भूल जाते हैं कि हर बच्चा जैसे ड्राइंग में अच्छा नहीं हो सकता, वैसे ही हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता या टॉपर नहीं हो सकता। Albert Einstein once said, if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid. और हम लोग एग्जैक्टली यही कर रहे हैं, और हम हर बच्चे को उसी एग्जाम्स में से पास होने कहते हैं। हम सब ने गन्ना देखा है, राइट, शुगर केन। अगर आप हर गन्ने को उसी जूस की मशीन में से डालोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि उतना ही जूस निकले, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि कुछ गन्ने शक्कर बनाने में काम आ सकते हैं, कुछ गन्ने डायरेक्ट खाने में काम आ सकते हैं। जब दो भाई सेम नहीं हो सकते तो हम कैसे समझ सकते हैं कि दो बच्चे पढ़ाई में सेम रहेंगे? इस प्रॉब्लम की जड़ सोसाइटी का कंटिन्यूअस हैमरिंग हम पे और हमारे पेरेंट्स पे है। जब भी कोई रिलेटिव मिलता है तो यही पूछता है, और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? कि मेरी लाइफ का और कोई मोटिव नहीं है क्या? मैं कैसे पढ़ने के लिए पैदा हुआ हूं? ये प्रॉब्लम बहुत बार पीयर प्रेशर की वजह से भी होता है। हम दो दोस्तों के अंदर सिर्फ कंपटीशन करते रहते हैं और वो स्कूल लाइफ एंजॉय नहीं करते। एक चीज याद रखो यार, इन्हें बच्चा बनने दो, इन्हें खेलने दो, कूदने दो, क्योंकि इन्हें बच्चा बनने के लिए सिर्फ बहुत कम टाइम मिलेगा। पेरेंट्स, मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहता हूँ, लोग तो कहेंगे, वो आपके सुख में भी खुश रहेंगे और आपके दुख में भी खुश रहेंगे। डिसाइड आपको करना है कि आपको सिर्फ दिखावे के लिए एक डिग्री चाहिए या अपने बच्चे, क्योंकि इस रैट रेस में घुस के आपको एक डिग्री तो मिल जाएगी पर आपके बच्चे कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर आप उन्हें उनके सपने पूरे नहीं करने देंगे तो वो अपने सपने अपने बच्चों पे डालेंगे और ऐसे ही ये साइकिल चलते रहेगा। हम सबको पता है कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ जाएगी और जॉब्स में ह्यूमंस का काम कितना कम हो जाएगा।
जब आज इतनी कंपटीशन है जॉब्स में, तो आने वाले 8-10 साल में क्या होगा आप सोच सकते हैं। हमें अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करना है, और ये एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम उसमें बिल्कुल हेल्प नहीं करता। ये मिठाई पहले बहुत मीठी लग रही थी, बट अब एक्सपायर हो चुकी है। नई मिठाई लाने का टाइम आ गया है। मैं आपको इस प्रॉब्लम को टैकल करने के भी 3 सॉल्यूशन देता हूँ। पहला, अपने बच्चों की ट्यूशंस मत लगाइए, क्योंकि बच्चा अगर स्कूल में 8 घंटे वो चीज सीख रहा है, फिर 4 घंटे वही चीज जाके ट्यूशन में सीखेगा, तो घर आने के बाद अगर वो स्कूल और ट्यूशन का होमवर्क ही करता रहेगा, तो वो नई चीज कभी सीख ही नहीं पाएगा। दूसरा, रोज दिन में 1 घंटा उसकी हॉबी के लिए 1 घंटे का स्पेशल टाइम निकालिए। चाहे उसकी हॉबी पेपर के एरोप्लेन बनाना ही क्यों ना हो, वो 1 घंटे में उसे बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए, और वो 1 घंटे में आप ख्याल रखिए कि वो टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर रहे। तीसरा, अगर आप बच्चे हैं तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ के और करियर के डिसीजंस आप खुद लीजिए। ऑलवेज डू द थिंग विच यू लव एंड यू आर गुड एट, क्योंकि बाबा रणछोड़ दास कहते हैं, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। जैसे आपको हंसना पसंद हो और हंसाना पसंद हो, और आप अच्छा हंसा भी लेते हो, और आपको कॉमिक फील्ड में जाना है, तो सोचो मत, चले जाओ। और आपके पास एक ही ऑप्शन नहीं है कि आपको स्टैंड अप कॉमिक बनना है। आप राइटर बन सकते हैं, कॉलम्स लिख सकते हैं, कार्टून्स बना सकते हैं। बस एक ही ऑप्शन समझ के भीड़ का हिस्सा मत बन जाओ। सपने उनके ही पूरे होते हैं जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं। चाहे कोई भी आपसे आके कुछ भी कहे कि बेटा ये फील्ड मत लो, इसमें कोई स्कोप नहीं है, तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में से निकाल दो। तुम्हें सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, और वो करेंगे, तुम्हें जरूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स को अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा बढ़ के और क्या चीज है। और तुम भी पूरा डेडिकेशन दिखा दो और पूरा जी जान लगा दो अपने सपने को पूरा करने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी आंखें बंद कीजिए और ध्यान से ये चीज सुनिए। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि लें परीक्षा तेरी, कि लें परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है।
में मैं इतना ही कहना चाहूंगा हर पेरेंट से कि अपने बच्चे को उसका पैशन फॉलो करने दीजिए और उन पे भरोसा रखिए, क्योंकि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना